नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। अमित शाह का बड़ा ऐलान, अगली बार देश में होगी ई जनगणना। जी हां दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगली बार देश में ई जनगणना कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह एकदम सटीक होगी और अगले 25 साल के लिए देश की विकास योजनाओं को आधार मुहैया करवाएगी। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि देश में जनगणना प्रक्रिया के डिजिटल होने से अगली जनगणना कवायद के दौरान 100% सटीक जनगणना की उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अगली जनगणना ई मोड के जरिए कराई जाएगी, जिससे 100% सटीक जनगणना और इसके आधार पर अगले 25 साल के लिए देश के विकास योजनाएं बनाई जाएंगी। दोस्तों, उन्होंने कहा कि जनगणना कई मायनों में अहम है। असम जैसे राज्य के लिए यह और भी जरूरी है, जो कि आबादी के लिहाज से संवेदनशील है। कोविड-19 महामारी के चलते जनगणना प्रक्रिया में देरी हुई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, महिंद्रा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद सुलगा श्रीलंका, पूरे देश में कर्फ्यू, हिंसा में सांसद की हो गई मौत। जी हां दोस्तों, घोर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में अब हिंसा भड़कने लगी है। तनावपूर्ण हालात में प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के इस्तीफे ने आग में घी का काम किया। राजपक्षे के इस्तीफे देते ही समूचे देश में हिंसक झड़पें सामने आ रही है। दोस्तों, झड़पों में सत्ताधारी पार्टी के एक सांसद की मौत तक हो गई है। हिंसा का शिकार हुए कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हालात पर काबू पाने के लिए पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। देश के बिगड़ते हालात के बीच महिंद्रा राजपक्षे को पार्टी में विरोध का सामना करना पड़ रहा था। पूरे देश में प्रदर्शन के चलते आखिरकार सोमवार को महिंद्रा राजपक्षे को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों, महीनों से ब्लैकआउट, खाने की कमी, ईंधन और दवाओं की भारी कमी ने श्रीलंका को सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच लाकर खड़ा कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, CWC में बोली सोनिया गांधी, ये कांग्रेस पार्टी का कर्ज चुकाने का समय है। जी हां दोस्तों, खराब दौर से गुजर रही कांग्रेस पार्टी अब एक्टिव मोड में आ गई है। कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर राजस्थान के उदयपुर में आयोजित होने जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक चल रही है। सोनिया गांधी के अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद हैं। दोस्तों, CWC की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर में हमारे करीब 400 सहयोगी शामिल होंगे। इनमें से अधिकतर पार्टी के संगठन या केंद्र की सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर है। उन्होंने कहा कि हम सबके लिए यह समय कांग्रेस पार्टी का कर्ज चुकाने का है। निश्चित रूप से हमें आत्म आलोचना की जरूरत है, लेकिन ये इस तरह नहीं किया जाना चाहिए जिससे आत्मविश्वास पर नकारात्मक असर पड़े। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सीएम मान के साथ गुरु की मीटिंग, सिद्धू बोले पंजाब के गद्दारों का वक्त गया, मान ने काम किया तो जय जयकार करूंगा। जी हां दोस्तों, पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम भगवंत मान से मुलाकात की। चंडीगढ़ स्थित सिविल सेक्रेटरीट में करीब 50 मिनट दोनों के बीच बातचीत हुई। दोस्तों, बाहर आकर उत्साहित दिख रहे सिद्धू ने कहा कि अब पंजाब के गद्दारों का वक्त जा चुका है। सीएम मान से मुझे काफी उम्मीदें हैं। मैंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी यह बातें कही थी, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। अगर सीएम मान ने काम कर दिया तो मैं जय जयकार करूंगा, अगर नहीं हुए तो पहरेदारी करता रहूंगा। दोस्तों, सिद्धू ने पहले सीएम मान की तारीफ की। सिद्धू ने कहा कि मैं यहां पंजाब के उत्थान के लिए आया था। सीएम में कोई अहंकार नहीं है, जैसे वह 10-15 साल पहले थे वैसे ही आज भी हैं, शायद उससे ज्यादा विनम्र है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पटना, जयपुर, गोवा समेत 8 शहरों के लिए कानपुर से जल्द शुरू होगी फ्लाइट सेवा। जी हां दोस्तों, पटना, जयपुर, गोवा समेत 8 शहरों के लिए कानपुर से जल्द ही फ्लाइट सेवा शुरू होने जा रही है। जैसे ही कानपुर एयरपोर्ट पर बन रहे नए टर्मिनल पर टैक्सी लिंक का काम पूरा कर लिया जाएगा, इन फ्लाइट्स को हरी झंडी दिखा दी जाएगी। दरअसल दोस्तों, जानकारी मिली है कि काम पूरा होने के बाद कानपुर से सूरत, देहरादून, राजकोट, पटना, जयपुर और गोवा जाया जा सकेगा। इसके अलावा जल्द ही कानपुर टू वाराणसी फ्लाइट शुरू करने की बात भी कही जा रही है। लेकिन दोस्तों, अभी तक नए टर्मिनल का काम सिर्फ 38 से 39% ही पूरा हो पाया है। ऐसे में कब तक ये फ्लाइट संचालित हो पाएंगी, यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आखिरी दिन 3 गुना सब्सक्राइब हुआ मेगा इशू, ग्रे मार्केट में घटा भाव।
जी हां दोस्तों, सरकारी जीवन बीमा कंपनी LIC के IPO का सोमवार को आखिरी दिन था। यह मेगा इशू करीब 3 गुना सब्सक्राइब हुआ। पॉलिसी धारकों के लिए सुरक्षित कोटे में सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ, जबकि कर्मचारियों के कोटे को भी बेहतर रेस्पॉन्स मिला है। हालांकि इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों, इस IPO के जरिए सरकार अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेचकर 21,000 करोड़ रुपए जुटा रही है। इसका प्राइस बैंड 902 से 950 रुपए प्रति शेयर रखा गया था। यह इशू 4 मई को आम निवेशकों के लिए और 2 मई को एंकर निवेशकों के लिए खुला था। एंकर निवेशकों से LIC ने 5,627 करोड़ रुपए जुटाए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इंडिगो ने दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में चढ़ने से रोका। सिंधिया बोले, ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं। एयरलाइन CEO ने मांगी माफी। जी हां दोस्तों, इंडिगो एयरलाइन की ओर से दिव्यांग बच्चे को विमान में चढ़ने से रोकने का मामला केंद्र तक जा पहुंचा है। सोमवार को इसे लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद एयरलाइन के CEO ने माफी मांगी है। वहीं दोस्तों, देश की एविएशन रेगुलेशन बॉडी DGCA ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की टीम का गठन किया है। यह टीम रांची और हैदराबाद जाकर पूरे मामले की पड़ताल करेगी। टीम को 1 हफ्ते के अंदर जरूरी सबूत जुटाकर DGCA को देने होंगे। इनके आधार पर ही आगे की कार्यवाही तय की जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस अपडेट। भारत में पिछले 24 घंटे में 3,207 नए मामले आए सामने, कल से 7% हो गए कम। जी हां दोस्तों, भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,207 नए मामले सामने आए हैं, जो कि कल से 7% कम है। जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना से 29 लोगों की मौत हुई, जिसके साथ ही कोरोना से देश में मरने वालों की संख्या अब 5,24,093 हो गई है, भारत सरकार के अनुसार। इस समय देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस 20,403 है, जबकि 24 घंटे में 3,410 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। अभी तक कुल 4,25,60,905 लोग कोरोना से सही हो चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार कई दिनों से कोरोना के मामले 1,000 से अधिक आ रहे हैं। रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण से 1422 नए मामले सामने आए। हालांकि मौत का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। वहीं दोस्तों, संक्रमण दर 5.34% रही है। स्वास्थ्य बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, शाहीन बाग में बुलडोजर, अतिक्रमण हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इनकार, कहा अदालत को राजनीति का मंच न बनाएं। जी हां दोस्तों, दिल्ली में करीब 2 साल पहले नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन से देश भर में सुर्खियों में आया शाहीन बाग आज फिर हल्ला हंगामे के दौर में है। वजह MCD का बुलडोजर है। जी हां दोस्तों, यहां आज से अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जाना था। इसके लिए MCD के बुलडोजर जैसे ही शाहीन बाग पहुंचे, हंगामा शुरू हो गया। लोगों के विरोध के बाद दोपहर करीब 12:30 बजे MCD के बुलडोजर वापस चले गए। इसके बाद लोगों ने यहां तिरंगा लहराया। इधर दोस्तों, शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने की मुहिम के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी यानी कि CPIM ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह कहते हुए दखल देने से इनकार कर दिया कि याचिका किसी भी प्रभावित पक्ष की बजाय एक राजनीतिक दल ने दायर की है। कोर्ट ने कहा कि अदालत को इन सब के लिए मंच न बनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने की मुहिम से प्रभावित लोगों से हाईकोर्ट जाने को कहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, रूस यूक्रेन जंग अपडेट। विक्ट्री डे पर बोले पुतिन, नाटो रूस पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, इसलिए किया यूक्रेन पर हमला। जी हां दोस्तों, यूक्रेन में चल रही जंग के बीच रूस आज अपना 77वां विजय दिवस मना रहा है। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश क्रीमिया सहित रूस पर आक्रमण की तैयारी कर रहे थे, इसलिए यूक्रेन पर हमला करना जरूरी हो गया था। विक्ट्री डे पर लोगों को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि नाटो हमारी सीमा पर खतरा पैदा करना चाहता था। रूसी सेना यूक्रेन में अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रही है। रूसी सेना ने पश्चिम देशों की नीतियों के खिलाफ सही समय पर और आवश्यक जवाबी कार्यवाही की है। दूसरी तरफ रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका, G7 देशों और यूरोपीय यूनियन ने प्रतिबंधों का दायरा बढ़ा दिया है। दोस्तों, रूसी अर्थव्यवस्था को झटका देने के लिए मॉस्को से ऑयल इंपोर्ट बैन करने की बात कही गई। हालांकि इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान में वीडियो लीक से लेकर गृह युद्ध तक मचा है बवाल। जी हां दोस्तों, इमरान खान की कुर्सी जाने और शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी पाकिस्तान में स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। हालात इस तरह के हो गए हैं कि पाकिस्तान में एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के वीडियो लीक होने की चर्चा है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री शरीफ इमरान पर गृह युद्ध जैसी हालात पैदा करने के लिए लोगों को भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। मामला इस कदर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का हो चुका है कि दोनों नेता आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। अब दोस्तों, इसका राजनीतिक अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन इस लड़ाई
में पाकिस्तान की जरूर किरकिरी हो रही है। पाकिस्तान में इस समय पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के एक वीडियो को लेकर खूब चर्चा है। दोस्तों, ऐसा दावा किया जा रहा है कि इमरान खान के कई ऐसे वीडियोस हैं जो कि कुछ लोगों के हाथ लग गए हैं, जो बेहद चिंताजनक हैं। इसके बाद से ही चर्चा है कि इन्हें जल्द ही लीक कर दिया जाएगा। ऐसी चर्चा है कि इमरान खान के इन वीडियो को उनकी सत्ता से हटने के बाद तुरंत जारी किया जाना था, लेकिन रमजान के महीने की वजह से उन्हें जारी नहीं किया गया। अब उन्हें किसी भी दिन जारी किया जा सकता है। हालांकि इन वीडियोस को रोकने के लिए इमरान खान की पार्टी भी लगी हुई है। इससे पहले इमरान खान के ऊपर उनकी पूर्व बेगम रेहम खान ने भी अपनी किताब में बड़ा आरोप लगाया था, जिसमें कहा था कि इमरान खान शादीशुदा होने के बावजूद कई महिलाओं से संबंध बनाते हैं और वह पुरुषों में भी दिलचस्पी रखते हैं। इसके बाद में दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। साइक्लोन आसनी की चेतावनी, ओडिशा के भद्रक में तेज बारिश हो गई शुरू। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में लोगों को सुरक्षित जगह जाने को कहा। जी हां दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने के बाद साइक्लोन आसानी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स ODRAF की टीम लीडर विकानंद दास ने बताया कि ओडिशा का भद्रक में तेज बारिश शुरू हो गई है। इससे होने वाली किसी भी मुश्किल से निपटने के लिए टीम भद्रक पहुंच गई है। यहां से 11 मछुआरों को रेस्क्यू किया गया है। बंगाल में उत्तर 24 परगना, कोलकाता और सुंदरबन के इलाकों में बारिश हो रही है। बंगाल में सभी छोटी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने ओडिशा, बंगाल और आंध्र प्रदेश में तूफानी बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD ने लोगों से कहा है कि वे किसी सुरक्षित जगह शरण ले। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट भुवनेश्वर के वरिष्ठ वैज्ञानिक उमा शंकर दास ने बताया कि कल ओडिशा के तटीय इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। हालांकि अगले 48 घंटों में तूफान के कमजोर होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोन आसनी का असर सबसे अधिक अंडमान निकोबार से लगभग 610 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में, पोर्ट ब्लेयर से 500 किमी पश्चिम में, विशाखापट्टनम से 810 किमी दक्षिण पूर्व और पुरी से 880 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व में देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे निचले स्तर पर पहुंचा रुपया, सोना चांदी हुआ सस्ता। जी हां दोस्तों, डॉलर के मजबूत होने से पीली धातु की मांग प्रभावित हुई है, जिसकी वजह से सोमवार को सोने की कीमत में मामूली गिरावट आई। इसके साथ ही ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी से भी सेंटीमेंट पर असर पड़ा है। MCX पर सोना वायदा 0.10% यानी कि 54 रुपए की मामूली गिरावट के साथ 5,51,294 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इसी बीच चांदी वायदा 0.24% यानी कि 148 रुपए की गिरावट के साथ 62,400 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा है। वहीं दोस्तों इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की बात की जाए तो इसके मुताबिक हाजिर बाजार में सोना 51,652 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी 62,530 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, IPL 2022 से बाहर हुआ धाकड़ खिलाड़ी, T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया की बढ़ गई टेंशन। जी हां दोस्तों, मुंबई इंडियंस के धाकड़ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव चोटिल होकर IPL 2022 से बाहर हो गए हैं। मुंबई इंडियंस के लिए ये बड़ा झटका साबित हो सकता है। वैसे ये टीम IPL 2022 में 8 मैच हारकर प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है। दोस्तों, मुंबई इंडियंस के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव के बाएं बाह में चोट लगी है, जिस कारण वह IPL 2022 से पूरे सीजन के लिए बाहर हो गए हैं। सूर्य कुमार यादव को 6 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में यह चोट लगी थी। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव का चोटिल होना T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को बड़ी टेंशन दे सकता है। सूर्य कुमार यादव टीम के सबसे बड़े मैच विनर हैं और अगर वह T20 वर्ल्ड कप में भी हिस्सा नहीं ले पाते हैं तो यह भारत के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लखीमपुर हिंसा पर हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, केंद्रीय मंत्री किसानों को नहीं धमकाते तो घटना नहीं होती, उप मुख्यमंत्री को भी दंगल में नहीं जाना चाहिए था। जी हां दोस्तों, लखीमपुर हिंसा मामले में सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने SIT रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि अगर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने किसानों को धमकी नहीं दी होती तो इसी घटना नहीं होती। बड़े पद पर बैठे हुए राजनीतिक लोगों को जनता के बीच मर्यादा में रहकर बयान देना चाहिए और अपने पद की गरिमा का ख्याल भी रखना चाहिए। दोस्तों, कोर्ट ने यह भी कहा कि उस क्षेत्र में धारा 144 लागू थी, बावजूद इसके केंद्रीय मंत्री ने गाँव में कुश्ती प्रतियोगिता कराई। यह
यह प्रशासनिक अनदेखी है। ऐसा नहीं हो सकता कि उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य को भी यह न पता हो कि वहां धारा 144 लागू है, फिर भी उन्होंने और केंद्रीय मंत्री ने प्रतियोगिता में शामिल होने का निर्णय लिया। कोर्ट ने हिंसा के मुख्य आरोपी और मंत्री पुत्र आशीष मिश्र की जमानत याचिका पर सुनवाई 25 मई तक के लिए टाल दी है। आशीष की जमानत अर्जी जस्टिस कृष्ण बहल की सिंगल बेंच के सामने लगी थी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आशीष की मंजूर जमानत को खारिज कर दिया था और केस वापस हाई कोर्ट को नए सिरे से सुनवाई के लिए भेजा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शेयर मार्केट सेंसेक्स 365 पॉइंट गिरकर 54,470 पर हुआ बंद। बैंक और मेटल स्टॉक्स में सबसे ज्यादा बिकवाली। जी हां दोस्तों, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 364.91 पॉइंट यानी कि 0.67% की गिरावट के साथ 54,470 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के निफ्टी में भी 109.4 पॉइंट्स यानी कि 0.67% की गिरावट आई और यह 16,301.85 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा गिरावट बैंक, मेटल, मीडिया और MFCG सेक्टर्स में रही। दोस्तों, सेंसेक्स आज 647 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 54,188 पर और निफ्टी 183 पॉइंट नीचे 16,227 पर खुला था। बीते हफ्ते में सेंसेक्स में 2,225 अंक यानी कि 3.89% की गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, शुक्रवार को यह 54,835 के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी में भी पूरे हफ्ते में 691 अंक यानी कि 4% से ज्यादा की गिरावट रही और यह 16,411 के स्तर पर बंद हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्विटर को लेकर मस्क का प्लान। 2028 तक ट्विटर के रेवेन्यू को 26.4 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं मस्क। ये अभी के मुकाबले 5 गुना है अधिक। जी हां दोस्तों, एलन मस्क 2028 तक ट्विटर का रेवेन्यू बढ़ाकर 26.4 अरब डॉलर करना चाहते हैं, जो पिछले साल 5 अरब डॉलर था। एलन मस्क द्वारा शुक्रवार को निवेशकों को दिए गए प्रेजेंटेशन में ये बात कही। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ट्विटर को सब्सक्रिप्शन मोड पर ले जाने का प्लान है। मस्क ने हाल ही में इस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को 44 मिलियन डॉलर यानी कि 3,468 अरब रुपए में खरीदा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एलन मस्क का अनुमान है कि वह साल 2028 तक ट्विटर के प्रति यूजर एवरेज रेवेन्यू को 30.22 डॉलर तक बढ़ा सकते हैं, जो पिछले साल 24.83 डॉलर था। पिछले साल ट्विटर ने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सेवा ट्विटर ब्लू की शुरुआत की थी और एलन मस्क को उम्मीद है कि साल 2025 तक ट्विटर के पास यह सेवा लेने वाले 69 मिलियन यूजर्स होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ रेप मामले की जांच करेगी दिल्ली पुलिस। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मंत्री डॉक्टर महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ दर्ज रेप के मामले की जांच अब दिल्ली पुलिस ही करेगी। पहले दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सदर बाजार थाने में 0 FIR दर्ज कर जांच राजस्थान पुलिस को देने की बात कही थी, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ही मामले की जांच करेगी। रेप के आरोपों से अपने बेटे के घिरे होने के बीच राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी ने सोमवार को कहा कि पुलिस जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी और इस मामले में कयासबाजी के बजाय पुलिस को अपना काम करने दिया जाए। जयपुर की 23 वर्ष की एक युवती ने महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर पिछले 1 साल के दौरान कई बार बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए दिल्ली के सदर थाने में मामला दर्ज करवाया था। इस बारे में पूछे जाने पर महेश जोशी ने कहा कि मैं इतना कहना चाहूंगा कि मैं पूरा जीवन सत्य एवं न्याय पर कर रहा हूं। जैसा कि मीडिया ने बताया, कोई प्राथमिकी दर्ज हुई है। पुलिस पूरी गहराई से सत्य एवं निष्ठा से जांच करे। यह प्रकरण हो या कोई और प्रकरण, मैं हमेशा सच्चाई एवं न्याय के साथ रहूंगा। उन्होंने कहा कि अभी मुझे उतना ही पता है जितना आपको पता है, मैं सत्य एवं न्याय के साथ रहूंगा। इस मामले में कयासबाजी, मीडिया ट्रायल के बजाय पुलिस को अपना काम करने दिया जाना चाहिए। जोशी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि पुलिस न्याय करेगी, गहराई में जाएगी और सच्चाई का पता लगाएगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अपनी शिकायत में युवती ने आरोप लगाया कि शादी करने का वादा करके रोहित जोशी ने पिछले साल 8 जनवरी से इस साल 17 अप्रैल तक कई बार उसके साथ बलात्कार किया। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के अनुसार दिल्ली पुलिस ने शून्य प्राथमिकी दर्ज की है। इस मामले में दर्ज प्राथमिकी के बारे में राजस्थान पुलिस को सूचना दी गई है, जो आगे की जांच करेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया राजद्रोह कानून की होगी समीक्षा, कोर्ट न करे सुनवाई। जी हां दोस्तों, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि वह राजद्रोह कानून धारा 124A की समीक्षा करेगी, लिहाजा कोर्ट को इस पर आगे की सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। सरकार का कहना है कि धारा 124 को लेकर न्यायविद बुद्धिजीवियों की अलग अलग राय है। हालांकि सभी लोग इस बात को लेकर एक मत हैं कि एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने और देश की अखंडता और संप्रभुता को प्रभावित करने जैसे
गंभीर मामलों से निपटने के लिए कानून होना चाहिए। सरकार इन सबको देखते हुए इस कानून की फिर से समीक्षा करेगी। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल भारत के कौन से शहर में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि गोल्डन टेम्पल भारत के कौन से शहर में स्थित है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उस शहर का नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन लिए जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।